हेलो गाइस। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे सीटी के अंदर पैरेन्काइमल अबनॉर्मलिटीज़ की। तो पैरेन्काइमल अबनॉर्मलिटीज़ के अंदर मैंने जैसे एक्सरे में डिवाइड किया था अपन ने, वैसे ही सीटी में भी अपन डिवाइड करते हैं इंक्रीज डेंसिटी लीजन और डिक्रीज डेंसिटी लीजन। तो इंक्रीज डेंसिटी लीजन के अंदर 4, जैसे एक्सरे में डिवाइड किया था सेम। पहला कंसोलिडेशन, दूसरा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, तीसरा एटेलेक्टेसिस और कोलेप्स जिसको आप बोल सकते हो, और चौथा नोड्यूलर मास। डिक्रीज डेंसिटी लीजन के अंदर मतलब जो मोर ब्लैक आपको दिखते हैं सिस्ट, ठीक है, एम्फाइसीमा, कैविटी, न्यूमोथोरैक्स, ये क्या हो गई डिक्रीज डेंसिटी लीजन्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इंक्रीज डेंसिटी लीजन्स की। इंक्रीज डेंसिटी लीजन्स के अंदर पहला आता है कंसोलिडेशन, ठीक है। तो हाउ यू डिफाइन कंसोलिडेशन? इट इज इंक्रीज अटेन्यूएशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। इट इज इंक्रीज अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन बढ़ने का मतलब हो गया मोर वाइटर, डिक्रीज अटेन्यूएशन मतलब मोर ब्लैकर, ऐसा याद रखिए। इंक्रीज अटेन्यूएशन मतलब मोर वाइटर। तो इट इज इंक्रीज अटेन्यूएशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा causing obscuration of pulmonary vessels, causing obscuration of pulmonary vessels, and it reflects disease that mostly associated with alveoli. It affects, or you can say it reflects that disease that affect the mostly pulmonary alveoli, ठीक है, pulmonary alveoli primarily और interstitium और mixed, ठीक है। मेनली पल्मोनरी एल्वेलाई को इफेक्ट करता है, इसके अलावा इंटरस्टिशियम को भी इफेक्ट कर सकता है, या फिर मिक्स सिचुएशन भी यहाँ पे रहती है, ठीक है। कंसोलिडेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप और याद रखिए, देयर इज नो लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम। देयर इज नो लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम एसोसिएटेड विद एयर ब्रोंकोग्राम, एसोसिएटेड विद एयर ब्रोंकोग्राम। तो एयर ब्रोंकोग्राम साइन क्या होता है? इट इज ए sign where air-filled alveoli that look black, where air-filled alveoli that looks black seen through the opaque surrounded alveoli, that is either gray or either white, ठीक है। तो what is air bronchogram? It is a sign where air-filled alveoli that look blank seen through the opaque, ठीक है, through the opaque alveoli or surrounded alveoli, that is either gray or either वाइट, ठीक है। तो कंसोलिडेशन क्या हो गया? इट इज ए अबनॉर्मलिटी, और कह सकते हैं इट इज ए लीजन दैट कॉजिंग इंक्रीज अटेन्यूएशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा दैट कॉजेस ऑब्स्क्यूरेशन ऑफ pulmonary vessels, reflect the disease that mainly affect pulmonary alveoli, sometime interstitium in either mixed also, ठीक है। तो एयर ब्रोंकोग्राम जो होता है वो कंसोलिडेशन का साइन होता है। कई बार एयर ब्रोंकोग्राम आपको मास में भी मिल जाता है, लेकिन वो एयर ब्रोंकोग्राम नहीं होता, वो एक तरह से सेंट्रल नेक्रोसिस होता है। तो अब लगता है कि ये कंसोलिडेशन हो सकता है, अंदर आपको ब्लैक एल्वेलाई की तरह दिखता है, लेकिन वो सेंट्रल नेक्रोसिस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मेनली सेंट्रल नेक्रोसिस पाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन कंसोलिडेशन के टाइप्स की। तो सबसे पहले एटियोलॉजी के अकॉर्डिंग कि अक्यूट है इन्फेक्शन या क्रॉनिक इन्फेक्शन। एक्यूट मतलब आपके पास एक पेशेंट आया, उसकी शॉर्ट हिस्ट्री है, कुछ दिनों की हिस्ट्री है, लाइक विद इन 1 मंथ, ठीक है, विद इन 1 मंथ की हिस्ट्री है, तो उसको आप एक्यूट कंडीशन बोलते हो। मोर देन 1 मंथ आप, या 1 मंथ टू 3 वीक्स, मतलब 6 वीक्स अपन भी मान सकते हैं। तो 3 to 6 वीक्स होता है एक्यूट वाला हो गया। उसके बाद क्रॉनिक हो गया कि बहुत दिनों से उसको कंसोलिडेशन है। तो एक्यूट के अंदर मोस्ट कॉमन होता है आपका निमोनिया, दैट इज इन्फेक्टिव, ठीक है। अब निमोनिया के कई सारे कारण हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकता है, आइदर वायरल भी हो सकता है। बैक्टीरियल में अपने इंडिया की बात करूँ तो कॉमन ट्यूबरकुलर भी होता है, नॉन ट्यूबरकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा वायरल हो गया, फंगल हो गया, ये इन्फेक्शंस होते हैं। तो निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन इन अक्यूट सिचुएशन, ठीक है। अक्यूट कंसोलिडेशन में निमोनिया फर्स्ट कॉमन, फर्स्ट आपका डीडी जाएगा। दूसरा होता है एस्पिरेशन, तीसरा इन्फेक्शन, और चौथा एडिमा पल्मोनरी एडिमा वगैरह जो होती है वो एक्यूट कंडीशन में ही प्रेजेंट करती है। क्रोनिक कंडीशन मतलब बहुत दिनों से है, लगभग मोर देन 3 to 6 वीक्स हो गए, 6 वीक्स से ज़्यादा हो गया, तो इसमें आता है आपका ब्रोंकियोएल्वियोलर कार्सिनोमा। अब आप बोलोगे कार्सिनोमा के अंदर कंसोलिडेशन, यस, जहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद में कंसोलिडेशन हो जाता है, इसको पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया भी अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया कितना भी एंटीबायोटिक आप देते हो वो नॉन रिजोल्विंग निमोनिया की कैटेगरी में आ जाता है, रिजोल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे लगभग 12, मतलब बोल सकते हो कि आप 3 मंथ्स तक भी आप मान सकते हो, 12 वीक्स तक अपन मान सकते हो। 12 वीक के बाद रिजोल्व नहीं हो रहा तो उसको नॉन रिजोल्विंग निमोनिया मतलब ब्रोंकियोएल्वियोलर कार्सिनोमा में ऐसा हो सकता है।
इसके अलावा लिम्फोमा, ये भी एक तरह का कैंसर है, इसके अंदर भी नॉन एजोलिंग निमोनिया होता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया जो होता है, बोलते हैं क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, आपने नाम सुना होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया का ही पार्ट है जहाँ पे आपको इटियोलॉजी नहीं पता होती। इट इज़ ए अननोन इटियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, इट इज COP, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। इसके अलावा इओसिनोफिलिक निमोनिया, एक पर्सन है जो एंडेमिक एरिया में रहे हैं जहाँ पे मतलब जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, वहाँ पे इओसिनोफिलिक निमोनिया भी आपको मिलता है। इसके अलावा एल्यूरल पेटिनोसिस और सार्कोइडोसिस, या सार्कोइडोसिस भी लॉन्ग टर्म के लिए रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी जो मतलब कंसोलिडेशन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं कि किस तरह का पैटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 पैटर्न होते हैं। कोई भी कंसोलिडेशन के अंदर अपने चेस्ट के अंदर 3 पैटर्न हो सकते हैं। पहला लोबार, दूसरा डिफ्यूज और तीसरा मल्टीफोकल। लोबार, डिफ्यूज और मल्टीफोकल। ये देखिए, तो आपको दिख रहा होगा एक CT फिल्म मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, जिसमें लिखा मैंने निमोनिया। तो यहाँ पे जस्ट ये हाइलर बाइफर्केशन आप बोल सकते हो कि जो ट्रेकिया है उसका बाइफर्केशन हुआ है। यहाँ पे जस्ट कराइना है, कराइना लगभग खत्म हो गई। यहाँ पे राइट मेन ब्रोंकस, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस यहाँ पे आ गया। राइट मेन ब्रोंकस का आपका ये एंटीरियर सेगमेंट है, ये वाला आपका पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया, क्योंकि एपाई सेगमेंट ऊपर रह जाता है, एपाइकल ऊपर रह गया। दिस इज एंटीरियर, बहुत अच्छे से आपको देख पा रहे हो आप, एंटीरियर, और दिस इज पोस्टीरियर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ये वाइट आपको पार्ट दिख रहा है, दैट इज लोबार, क्योंकि एक लोब के अंदर है। तो ये अपर लोब में ही है, लोअर लोब के अंदर या मिडिल लोब के अंदर नहीं है। या आप ऐसे इसको याद रखिए कि लोबार निमोनिया का बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ याद रखने का तरीका, कि जो फिशर को क्रॉस नहीं करता है, द लीजन दैट नेवर क्रॉसेस द फिशर, दैट इज लोबार। वो एक लोब में ही है, एक लोब तक वो कन्फाइंड है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कन्फाइंड है, और साथ में आप देख सकते हो कि जो ये ओपेक एरिया है उसके अंदर से आपको ये एक ट्री की तरह आपको दिख रहा है। ट्री की तरह आपको ब्लैक एल्वुलाई, या जो एयर है जो रह गई है बीच में, मतलब जो बोल सकते हैं कि एल्वुलाई फिल होना रह गई, यहाँ पे बीच में एयर ही है। तो ये दिस इज एयर ब्रोंकोग्राम। तो ये एक लोबार निमोनिया का एग्जांपल हो गया। तो लोबार निमोनिया के अंदर मोस्ट कॉमन में बात करूँ तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, क्लेब्सियोल हो गया, ट्यूबरकुलर हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, और एस्पिरेशन निमोनिया, एस्पिरेशन में भी लोबार होता है। उसके बाद आगे और बात करेंगे। इसके अलावा नियोप्लाज्म, कैंसर के अंदर भी लोबार निमोनिया हो सकता है कि एक ही लोब का ऑब्स्ट्रक्शन आपका हुआ है, जैसे अपर लोब का ऑब्स्ट्रक्शन यहीं पे हो गया, तो आपका पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया खाली अपर लोब को अफेक्ट करेगा, ना कि मिडिल और लोअर लोब को। तो ब्रोंक्यूलर कार्सिनोमा, लिम्फोमा, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया जो होते हैं वो यहाँ पे कम हो सकते हैं। देन आता है हेमरेजिक। हेमरेजिक में आपका कंट्यूजन हो गया, इन्फेक्शन। कंट्यूजन मतलब जैसे अपर लोब को चोट लग गई, कोई इंजरी होगी तो अपर लोब के अंदर निमोनिया होगा, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। या फिर इन्फेक्शन मतलब अपर लोब के जो आर्टरीज आ रही थी वहाँ पे आपका एम्बोलाई हो गया, वो उस अगला जो उसका पार्ट जो बच गया वो इन्फेक्टेड हो गया, वो व्हाइट कलर का हो गया, दैट इज इन्फेक्शन। पोस्ट इन्फेक्शन आप निमोनिया, उसको लोबार निमोनिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये देखिए, ये भी एग्जांपल मैंने आपको एक और दिखाया। ठीक है, अब यहाँ पे बाइफर्केशन आ गया, तो ये आगे मिडिल लोब पॉसिबल स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपर लोब, मिडिल लोब भी है, जो भी है। तो यहाँ पे एक लोब के अंदर ही कन्फाइंड है, ये भी लोब के आगे नहीं जा रहा है। इसमें इस देखिए, इस साइड पे भी निमोनिया, दोनों साइड में बायलेटरल आपको निमोनिया देख पा रहे हो। नेक्स्ट में बात करूँगा डिफ्यूज। ठीक है, तो दिस इज डिफ्यूज टाइप ऑफ डिफ्यूज का मतलब हो गया आपके ऑल 3 लोब्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो फुल लंग फेल्स आर इन्वॉल्व, या तो आइदर हेमिथोरेक्स इन्वॉल्व होगा, ऑल 3 लोब्स एक साइड में इन्वॉल्व होंगे, या फिर दोनों साइड में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसको अपन बोलेंगे डिफ्यूज टाइप ऑफ निमोनिया। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो चीज़ें होंगी, मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल जाएगा दैट इज इडीमा। तो पल्मोनरी इडीमा वाले जो केसेस होंगे वो मेनली आपके डिफ्यूज निमोनिया में काउंट होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है कार्डियोजेनिक, जो हार्ट फेलियर होता है, कार्डियोजेनिक एडिमा होता है, वो इसके अंदर एग्जांपल में जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम ओवरलोड आप याद रखिए। इसके अलावा ARDS हो गया, लो एल्ब्यूमिन कोई पेशेंट है, रीनल फेलियर का पेशेंट है। इसके अलावा आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी ऐसा एडिमा मिलता है, जिसको अपन डिफ्यूज कंसोलिडेशन के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया यूजुअली मल्टीफोकल होते हैं, मैं आगे बात करूंगा इस बारे में, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूज भी हो सकते हैं। इसमें एग्जांपल जाता है आपका स्टेफ इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, इसके अलावा PCP, वायरल, फंगल, ये भी होते हैं। फिर थर्ड आता है हेमरेजिक। तो डिफ्यूज में हेमरेजिक मैंने आपको बताया कि हेमरेजिक यदि कंट्यूजन है, इन्फेक्शन है, तो एक लोब के अंदर कन्फाइंड होते हैं, लोबार होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूज भी हो सकते हैं, जैसे SLE। डिफ्यूज के अंदर आप लिखिए एग्जाम्पल, हेमरेजिक में SLE, इसके अलावा HSP, हेनोक्सोलिन परपुरा, इसके अलावा वेजनर्स डिजीज, ठीक है, और GPS। ठीक है, इसके अंदर डिफ्यूज निमोनिया के अंदर आएंगे। लास्ट है
मल्टीफोकल, ये देखिए मल्टीफोकल। अब इसके अंदर यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लियर है अपर लोब, लेकिन यहाँ पे है वो लोब, मिडिल लोब में और लोअर लोब दोनों के अंदर ये आ रहा है मल्टीफोकल। मतलब बहुत सारे, मतलब ये देखिए अलग अलग फोकाई आपको देख रहे होंगे। सिटी के अंदर आप देखिए यहाँ पे अलग अलग डॉट 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 डॉट, ये फोकाई आपको मल्टीफोकल। दिस इज मल्टीफोकल ऑफ न्यूमोनिया। मल्टीफोकल में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जाता है आपका ब्रोंको न्यूमोनिया। इसके एग्जाम्पल्स ब्रोंको न्यूमोनिया किस किस से होता है? मेनली स्टेफ ऑरियस, इसके अलावा स्ट्रेप्टो, क्लेप्सिएला, शूडोमोनास, पीसीपी, ट्यूबरकुलर भी ये हो सकता है। इसके अलावा एस्पिरेशन न्यूमोनिया भी ब्रोंको न्यूमोनिया की तरह प्रेजेंट कर सकता है। बहुत सारा मल्टीपल एस्पिरेशन हुआ, हर लोब के अंदर चला गया एस्पिरेशन, उससे भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है वेस्कुलर कॉज। वेस्कुलर कॉज में आपका सेप्टिक एम्बोलाई, ये सेप्टिक एम्बोलाई यहाँ पे जाता है, ये मल्टीफोकल होता है। सेप्टिक एम्बोलाई कैसे होता है? सेप्टिक एम्बोलाई, सेप्टिक एम्बोलाई के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा एक नोट टाइप रहेगा जो अंदर केविटेट हो सकता है, यहाँ पे एक नोट रहेगा जो केविटेट हो सकता है। तो सिटी की सारी फिल्म्स आपको अपर लोब, मिड लोब, लोअर लोब, ऑल 3 लोब्स के अंदर आपको छोटे छोटे नोट्स दिखते हैं जो कि केविटेट हो सकते हैं। ऐसे ही वेजनस में होता है। वेजनस के अंदर जो नोडुल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं और उनके अंदर ये भी केविटेशन आपको मिल सकती है। और केविटी यूजुअली थिन वॉल्ड होती है वेजनस के अंदर, जबकि सेप्टिक एम्बोलाई के अंदर केविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और साथ में सेप्टिक एम्बोलाई के अंदर मेनली आपको एक फीडिंग वेसल साइन भी मिल जाता है जो वेजनस में नहीं मिलेगा। ऐसे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसके अलावा ब्रोंकियोलर कार्सिनोमा के अंदर जो मेट्स होते हैं, मेट्स आपके मल्टीफोकल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेट्स यूजुअली केविटेट हो सकते हैं ये भी, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में यूजुअली मास मिल जाता है या कहीं और प्राइमरी कैंसर की हिस्ट्री होती है, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री होती है उसकी, ठीक है। सेप्टिक एम्बोलाई शॉर्ट टर्म हिस्ट्री होती है, वेजनर मीडियम, लगभग इतनी लॉन्ग टर्म भी नहीं होती जितनी मेट्स की होती है, ठीक है। तो ग्रेड 4 आप बोल सकते हो जब जाके मेट्स हुआ है, कहीं और से कैंसर यहाँ पे आया है लंग के अंदर, ठीक है। कॉमन कैंसर होते हैं लंग के अंदर आते हैं जो बहुत सारे होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गया आपका, ये कुछ ये प्रोस्टेट कैंसर हो गया या थायराइड का कैंसर हो गया, ठीक है। बेसल सेल कार्सिनोमाज हो गए, ये लंग्स के अंदर आते हैं, तो ये मेट्स से प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग न्यूमोनिया, इओसिनोफिलिक न्यूमोनिया, लिपोइड न्यूमोनिया, ये भी मेनली मल्टीफोकल होते हैं, ठीक है। मल्टीफोकल के अंदर आते हैं ये, और डिफ्यूज के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन पैटर्न अलग होता है, उसकी अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो डिवीजन है कंसोलिडेशन का वो है बेटविंग और रिवर्स बेटविंग पैटर्न। तो इसको आप देख पा रहे हैं, बेटविंग का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो कंसोलिडेशन वाला जो पार्ट है वो मेनली जो आपका हाइलम है, और हाइलम और उसके पैरा हाइलर एरिया को मेनली कवर करेगा। ये देखिए पेरिफेरल पार्ट है वो यहाँ पे क्लियर है, इधर भी देखो सेंट्रल के अंदर कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन पेरिफेरल यहाँ भी क्लियर है, दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो है कार्डियोजेनिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हार्ट की साइज साथ में बढ़ी हुई है, ये एओर्टा है जो आपकी थिक दिख रही है, यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक है वो आपको थिक, ये एओर्टा यहाँ पे होगी, यहाँ पल्मोनरी ट्रंक होगा, ये भी आपको साथ में बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये कार्डियोजेनिक मतलब हार्ट फेलियर के कारण जो पल्मोनरी में बनता हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट भी आपको बड़ा दिख रहा है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ नॉन कार्डियोजेनिक, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी ट्रंक वगैरह उतना कोई बड़ा नहीं दिख रहा, यहाँ पे हार्ट की साइज़ भी लगभग ठीक है, इतनी कार्डियोमेगेली आपको नहीं दिख रही, लेकिन सेम पैटर्न यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये सेंटर के अंदर कंसोलिडेशन है और पेरिफेरल क्लियरिंग है, यहाँ पे पेरिफेरल के अंदर क्लियर आ रही है, देखिए पेरिफेरल ये क्लियरिंग है। तो दिस इज नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। तो बेटविंग के अंदर एग्जाम्पल पहला आ गया पल्मोनरी एडिमा। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल लिखिए बेटविंग पैटर्न के अंदर आप पीसीपी, ठीक है, न्यूमोसिस्टिस कार्नी न्यूमोनिया, इसके अलावा एस्पिरेशन, इसके अलावा वायरल न्यूमोनिया और लिपोइड न्यूमोनिया भी इसके अंदर बेटविंग पैटर्न में आते हैं। इसके अलावा आपका हो गया जीपीएस पल्मोनरी हेमरेज, जिसके अंदर होता है गुड पास्चर सिंड्रोम। इसके अलावा पीएपी पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस, वो भी इसके अंदर आता है। एक पैटर्न आप देखिए, इसका उल्टा पैटर्न होता है, इसको अपन बोलते हैं रिवर्स बेटविंग। रिवर्स बेटविंग मतलब सेंटर के अंदर आपको क्लियरिंग रहेगी, देखिए सेंटर क्लियरिंग है और यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये देखिए ये वाला पेरिफेरल पार्ट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे सेंटर क्लियरिंग है, पेरिफेरल वाला पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इसको जस्ट फोटोग्राफिक नेगेटिव पल्मोनरी एडिमा भी इसको आप बोल सकते हो, फोटोग्राफिक नेगेटिव पल्मोनरी एडिमा भी इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर मेनली साइन आता है आपका COP क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग न्यूमोनिया। दूसरा एग्जांपल आप लिखिए CEP क्रोनिक इओसिनोफिलिक न्यूमोनिया। इसके अलावा ब्रोंकियोलर कार्सिनोमा, वेस्कुलाइटिस, इनके अंदर भी ऐसा मिल सकता है। ओके गाइस, तो कंसोलिडेशन में अपन ने बात की, डिफरेंट तरह के कंसोलिडेशन अपन ने समझे, आपको समझ में आया होगा। आई होप कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं कुछ ना कुछ ऐड करूँगा। नेक्स्ट अपन कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।